नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताऊंगी। इनका जीवन परिचय जो है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1964 में हुई है। हिंदी साहित्य के महान कवि और खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख स्तंभों में से एक थे मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना प्रदान की। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक उत्थान पर आधारित कविताएं लिखी हैं। इनकी सारी कविताएं जो हैं राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक उत्थान पर आधारित हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1986 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई है। उनका साहित्यिक कार्य हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का हिस्सा है और वे खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में उभरा और उनकी रचनाएं स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति के आदर्शों से भरी हुई है। वे महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित थे, मैथिली शरण गुप्त, और महात्मा गांधी ने ही उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उनकी प्रमुख कृतियां और उनके प्रकाशन वर्ष जो हैं वो इस प्रकार हैं। भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृति है जो 1912 में लिखी गई है। यह गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में से एक और उनके सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के गौरव का चित्रण किया गया है। यह काव्य स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने में सफल रहा। भारत भारती जो था उस समय इस को पढ़ने से सारे युवाओं में जोश पैदा हुआ और भारत की आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसलिए उनके जीवन में और उनके साहित्य में भारत भारती का बहुत महत्व है। साकेत 1931 में उन्होंने साकेत लिखी। साकेत जो है रामायण पर आधारित इस महाकाव्य में उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी के चरित्र को प्रमुख रूप से उभारा गया है। महाकाव्य जो साकेत है इसमें हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ, उनकी रानियों के बारे में सभी जितने किरदार हैं सबके बारे में जानते हैं। लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी उसके चरित्र को इन्होंने मुख्य रूप से उभारा है, मुख्य रूप से चित्रण किया है। गुप्त जी ने इस कृति में उर्मिला के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग, धैर्य और समर्पण को प्रस्तुत किया है। हम माता सीता को तो याद करते हैं, लेकिन उर्मिला को जब से मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखा है तभी उर्मिला को जानने लगे हैं और उसकी वेदना को समझने लगे हैं। नहीं तो ये पात्र हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा है। इसी तरह है यशोधरा। यशोधरा 1932 में लिखी गई है। इसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के दृष्टिकोण से बुद्ध के संन्यास और उनके जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन है। गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से त्याग और सहनशीलता की भावना को दर्शाया है। गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से जैसे उर्मिला के किरदार को उन्होंने सबको दिखाया है, उसी तरह यशोधरा की वेदना को और त्याग, सहनशीलता की भावना को भी दर्शाया है। क्योंकि महात्मा बुद्ध तो छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद जो वेदना यशोधरा ने सही है वो उन्होंने अपने इस काव्य में लिखा है इसको। जयद्रथ वध। जयद्रथ वध 1910 में लिखा गया। यह महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है जिसमें अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध का वर्णन किया गया है। जयद्रथ आप जानते होंगे, कौरव और पांडवों की जो बहन थी दुसला, दुसला उनकी बहन का नाम था और वो उसका पति था जयद्रथ। तो उसके जो वर्णन उस इसमें जयद्रथ वध में इसका वर्णन किया गया है। और कृष्ण की जो अंतर मन जो परेशान था वो इसलिए था कि वो उनकी भी बहन थी
और उन्हें यही कष्ट हो रहा था कि जयद्रथ के मरने से दोसला का क्या होगा, उस पे क्या बीतेगी। तो महाभारत में और जयद्रथ वध में इसका वर्णन किया गया है। पंचवटी 1925 में पंचवटी लिखी गई है। यह महाकाव्य रामायण के एक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण का पंचवटी में प्रवास और सीता हरण का वर्णन किया गया है। जो रामायण है उसका एक प्रसंग है ये पंचवटी, 1925 में लिखा गया है। ये जो है राम भक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त को अपने पिता से मिली थी। इनके पिता का नाम रामचरण था और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। राम भक्ति और काव्य की प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता राम भक्त थे, तो वही चीजें मैथिली शरण गुप्त के अंदर आई और उन्होंने ये सब काव्य लिख डाले। द्वापर 1940 में उन्होंने द्वापर लिखा। यह महाकाव्य महाभारत के द्वापर युग पर आधारित है और इस युग की घटनाओं को दर्शाता है। सिद्धराज 1914 में उन्होंने यह कृति ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जिसमें गुप्त जी ने समाज सुधार और राष्ट्रीयता के विषयों को उठाया है। अन्य उनकी प्रमुख कृतियां हैं विक्रमादित्य 1921, सपना 1915, हिडिंबा 1922, नहस 1941। हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी और उसी के बारे में उन्होंने भीम और हिडिंबा की जो कहानी है उसको इसमें लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य भारतीय समाज और संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी कविताओं में सरलता, सांस्कृतिक आदर्श और राष्ट्रीयता का विशेष स्थान है। ये जो है आधुनिक युग के कवि थे मैथिली शरण गुप्त, और इन्होंने जो है द्विवेदी युग में इनका प्रमुख स्थान था। इनकी भाषा बहुत ही सरल थी, जिससे कि भारतीय जनमानस को पढ़ने में आसानी हुई और उनके अंदर जो है चेतना जागृत हुई। मैथिली शरण गुप्त को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सुधारों पर आधारित रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। हालांकि उनके जीवन काल के दौरान पुरस्कार प्रणाली आज जैसी विस्तृत नहीं थी, फिर भी उन्हें साहित्य और समाज में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए। देखिए उस समय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके योगदान के लिए कुछ सम्मान दिया गया जो उस समय मिलते थे। इसमें है प्रमुख है पद्म भूषण, 1954 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने 1954 में साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दूसरा है राष्ट्र कवि की उपाधि। मैथिली शरण गुप्त को उनके राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना को जागरूक करने वाली कविताओं के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। यह सम्मान उन्हें विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को दिया गया। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान में उनके योगदान के लिए था। उनकी साहित्यिक प्रतिभा और योगदान को उनके जीवन काल में ही व्यापक रूप से सराहा गया और आज भी उन्हें हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। हालांकि उनके समय में साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसी संस्थाएं स्थापित नहीं हुई थी, फिर भी उनकी रचनाओं और योगदान को समाज और साहित्यिक जगत में बहुत आदर और मान्यता मिली। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं आज भी भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण हिस्से मानी जाती है। नमस्कार।